हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीपल सिंह। आपने सुना होगा आईबीए और यूएचबीयू ने 2015 में मिलकर एक क्लॉज पे दस्तखत किए थे और वो क्लॉज था कि नो कॉन्ट्रैक्चुअल लायबिलिटी ऑफ आईबीए एंड यूएचबीयू फॉर पेंशनर्स। यानी 2015 तक तो ये चलते रहे और 2015 में अचानक आकर के इन्होंने ये कर दिया। इनको ऐसा कौन सा ज्ञान हो गया भाई कि ये इनका मुद्दा नहीं है और ये वर्किंग एम्प्लॉयज का बेस सेटलमेंट करते रहते हैं और ये मुद्दा इनका नहीं है। तो आखिरकार इनको ताकत आई कहां से? दोस्तों, आज हम इसी पर बात करेंगे और ये मेरी सेकंड खेप है वेंकटाचलम की जीत के लिए। पहली डाली मैंने कि 1970 का एक्ट रेगुलेशन 1995 में ये कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि पैसा कहां से आएगा और एक सशक्त रेगुलेशन है, लेकिन इंप्लीमेंट नहीं होने दिया। अब दूसरी खेप है वेंकटाचलम जी आपको कि आपने आईबीए के साथ मिलकर के ये कॉन्ट्रेक्चुअल लायबिलिटी का जो क्लॉज डाला वो कैसे डाला। तो पहले तो मुझे समझाना पड़ेगा आपको, क्योंकि अब तो आप समझ गए होंगे कि दो प्रकार के एक्ट हैं जिनसे गवर्न हो रहे हो आप। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट जो कॉन्ट्रेक्चुअल बेस है, उसका नीगोशिएटेड सेटलमेंट होता है। वहां पे 1970 में कोई नीगोशिएटेड सेटलमेंट नहीं होता है। वो जिम्मेदारी बैंकों की आरबीआई से और भारत सरकार के साथ मिलकर के है। तो इन्हें निकाला कैसे? क्योंकि ये जो बेस सेटलमेंट करते हैं वो आईडीए एक्ट 1947 के अंतर्गत करते हैं और वहां तो नहीं है पेंशनर का भाई। ये साथ साथ चलता होता तो एक हैबिचुअल कस्टमरी हो जाता, इन्होंने किया ही नहीं। लेकिन आपका जो 1970 का एक्ट है उसमें ये सारी सुविधाएं दे रखी हैं। यानी ये हमारा जो अपडेशन का मैटर है उसको अलग नहीं कर सकते, इनकी हिम्मत नहीं है। तो पहले तो समझना पड़ेगा, आपका ये एक्ट है बैंकिंग कंपनीज एक्विजिशन एंड ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग्स एक्ट 1970। उसका सेक्शन है 19(1), 19(2) एंड 4, 19(2) एंड F। बहुत एक्यूरेट वो दे रखे हैं इसमें सेक्शंस, इनको पढ़ोगे तो पता चल जाएगा। इनमें ये कह रखा है बैंक भारत सरकार की परमिशन लेके आरबीआई से कंसल्टेशन करेंगे, रेगुलेशन बनाएंगे। उसको ये भारत सरकार के माध्यम से लेट बिफोर पार्लियामेंट होगा, 19/4 में कहा गया है, और एक सशक्त रेगुलेशन बनेगा आपका। अब ये जो एक्ट है क्या करता है? पावर टू फ्रेम रेगुलेशंस, पावर देता है रेगुलेशन फ्रेम करने की, इंक्लूडिंग पेंशन सुपरएन्युएशन और क्या नाम है आपका फॉर एम्प्लॉयज, बेनिफिट्स ऑफ एम्प्लॉयज। ये पावर देता है। पावर किसको देता है? बैंकों को देता है। उसके बाद बैंक एम्प्लॉयज पेंशन रेगुलेशन 995 जो बना, इसी के बेस पर बना हुआ है। आपका जो बीपी बार बना हुआ है वो इसी के बेस पर बना हुआ है। आगे, पेंशन बिकम्स ए स्टेटरी राइट कन्फर्ड बाई रेगुलेशन एंड नॉट बाई आईडी एक्ट। और पेंशन हमारा एक रेगुलेटरी राइट बन जाता है इस एक्ट के माध्यम से, आईडी एक्ट से नहीं। ये हमारा प्रोसीजर है भाई। इस प्रोसीजर को तो आईबी और यूएबी टच भी नहीं कर सकते। अब हम देख लेते हैं कि आपका आईडी एक्ट क्या कहता है। कहता है मीनिंग नो लायबिलिटी अराइजिंग फ्रॉम कलेक्टिव बार्गेनिंग अंडर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। आईडी एक्ट में कलेक्टिव बार्गेनिंग में कोई भी लायबिलिटी नहीं है। तो सही कहा था वेंकटाचलम जी ने, आईबीए ने सही निकाला भाई। जिस बेस सेटलमेंट में जो आईडी एक्ट के अंतर्गत ये जो बेस सेटलमेंट कर रहे हैं वहां आपको है ही नहीं, कुछ भी सुविधा नहीं है। आपकी तो सुविधा एक्ट 1970 में है जो इसको टच भी नहीं कर सकते, इसके पास भी नहीं जा सकते। तो इन्होंने सही कहा था। फिर उसके बाद डज नॉट एक्सटिंग्विश लायबिलिटी अराइजिंग फ्रॉम एक्ट 1970 एंड बीपीआर 19। लेकिन वहां आपकी
कलेक्टिव बार्गेनिंग नहीं है 1947 में, तो इसका मतलब ये नहीं है कहीं भी नहीं है, लेकिन ये जो है आपकी जो राइट है एक्ट 1970 में और रेगुलेशन 1995 में या बैंकिंग रेगुलेशन 1995 में, उसको ख़त्म नहीं कर सकते, यानी वो बरकरार है। इसका मतलब ये होगा इन्होंने जो नो कॉन्ट्रेक्चुअल लायबिलिटी का जो क्लॉज डाला वो केवल और केवल अपने बेस सेटलमेंट का जो एक करते हैं आईडी एक्ट के अंदर, वहां नहीं कर सकते, दूसरी जगह ने मना नहीं किया है, लेकिन हम नहीं समझ पाए और हमारे रिटायरी संगठन भी इस बात को नहीं समझ पाए, तो बार बार आईडी के पास चलो, आईडी के पास चलो, आईडी के पास चलो, पता नहीं क्यों जाते हैं। फिर कहते हैं लायबिलिटी शिफ्ट्स टू इंडिविजुअल बैंक्स, और इंडिविजुअल बैंक जो हैं इसके लिए जिम्मेदार है, यानी आईबीए और यूएफबी से निकल करके आपकी लायबिलिटी चली जाती है बैंक की तरफ। इंडिविजुअल बैंक्स रिटेन रेस्पॉन्सिबल फॉर पेंशन रिवीजन अपडेशन एज पर लॉ और रेगुलेशंस एंड द गवर्नमेंट अप्रूवल्स। अब यहाँ सारा का सारा हमारा जो काम करना है वो किसको करना है, बैंकों को करना है। तो बैंकों को तो रेगुलेशन दे रखा है, और इसी रेगुलेशन के बेस पर ऑनरेबल जस्टिस विक्रमनाथ जी ने कहा था कि आपने पे नहीं किया, पे करना पड़ेगा, और ये आपका एक्ट 1970 के अनुसार है, यानी आईबीए का कोई रोल नहीं है, इन्होंने अपने को पहले ही अलग कर लिया था। उसके बाद आईबीए में मीडिएट एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ बैंक्स बट कैन नॉट डिस्क्लेम द स्टेटरी ऑब्लिगेशन। आईबीए को बैंक जिम्मेदारी दे सकती है कि भैया तुम एक मतलब कंपोजिट ये बना करके दे दो, लेकिन ये डिस्क्लेम नहीं कर सकते राइट को बैंक वालों को, समझे, अंडर द एक्ट 1970 एंड बीपीआर 95। ये है आपका पूरा का पूरा। और जब और आगे चलोगे, ये है देयरफॉर बैंक पेंशनर्स कैन क्लेम ए राइट टू बी considered in the wage revision or settlement process when the subject matter affects statutory pension prefer। और इसका मतलब बेज रिवीजन में आप क्लेम कर सकते हो इस चीज़ से, इस आधार से कि भाई हमारा है तो सही, इसको करो। अब कैसे करोगे, आप नहीं कर रहे हो, यूएफबी वाले और ये वाले मिलके नहीं कर रहे हो, तो बैंक बताएंगे कैसे करना है, अपडेशन तो होगा। अब 2015 में आईएयू डिक्लेरेशन ऑफ नो कॉन्ट्रेक्ट लायबिलिटी फॉर पेंशन में इन्होंने ये किया था। अब हम इसका निष्कर्ष क्या निकलता है, निष्कर्ष ये निकलता है कि आईडी एक्ट में मान लिया आपका नहीं है, आईबीए और यूएफबी नहीं करेंगे, ये बैंकों की जिम्मेदारी है। अब बैंक कैसे कराते हैं, बैंक करा सकते हैं कैसे, आईबीए को बोल करके अपनी ओर से जो दे करके कि भैया उनका भी करो, वो तो अलग होगा, और ये इधर से ये अलग होगा, वो भी होगा और ये भी होगा, लेकिन आईडी एक्ट के अंतर्गत नहीं होगा, नीगोशिएट बेस सेटलमेंट में नहीं होगा, और बेस सेटलमेंट के साथ नहीं होगा। अब इसकी समरी ये है, द स्ट्रॉन्गेस्ट लीगल आर्गूमेंट इज दैट एब्सेंस ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल लायबिलिटी अंडर द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के अंतर्गत कोई कॉन्ट्रेक्चुअल लायबिलिटी नहीं है पेंशनर्स की। बिल्कुल सही किया हमने। डज नॉट मीन एब्सेंस ऑफ स्टैट्यूटरी लायबिलिटी, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई वैधानिक जिम्मेदारी नहीं है, कोई स्टैट्यूटरी लायबिलिटी नहीं है अंडर द बैंकिंग कंपनी एक्विजिशन ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग एक्ट 1970 में। मतलब यहाँ हमारी कॉन्ट्रेक्चुअल लायबिलिटी नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि 1970 के एक्ट में हमारी स्टैट्यूटरी लायबिलिटी नहीं है बैंकों की। एंड द बैंक एम्प्लॉइज पेंशन रेगुलेशन 1995 देयरफॉर व्हाइल आईबीए एंड यूएफबी में contend that pensioners are not parties to collective bargaining settlement as workmen, the individual banks continue to bear statutory responsibility for pension matters since pension flows from the act and regulations rather than from a wage settlement alone. Consequently, pensioners can argue that any settlement affecting pension should involve consideration of their interest and the statutory framework governing pension। मतलब इन्होंने जो कुछ भी बनाया उससे हमारे अधिकार कोई ख़त्म नहीं हो जाते। अब सवाल ये है कि इनके पास जाए कौन और किससे बात की जाए। अब किससे बात की जाए और कैसे हो, तो ना ये दम पेंशनर्स में है, रिटायरीज पेंशनर्स में, और ना किसी में। ये तो रास्ता सीधा सीधा कोर्ट का ही है, इसको कोर्ट कर सकता है बस। और जब कोर्ट का होगा तो पेंशन अपडेशन का जो केस चला हुआ है और इसमें हम जीत जाते हैं
तो ये जो सारी की सारी जो मैं बता रहा हूँ आपके लिए, ये ऑटोमेटिक इम्प्लीमेंट हो जाएंगी, यानी इनके कहने से हम अलग निकलते हैं। बैंक चलम जी, ये आपके लिए सेकंड किस्त है जो आपने मेहरबानी की है हमारे ऊपर, क्योंकि आपने बैंक पेंशनर्स को बेस सेटलमेंट से ही निकाल दिया। कोई बात नहीं, निकाल दिया तो, लेकिन बैंकों की जिम्मेदारी बनती है, और बैंक ये किसी प्रकार से वो जाने कैसे कराएं, उनका काम है, सारी चीज़ों का अध्ययन करना पड़ता है, जो भी करना पड़ता है। लेकिन आपकी जो स्टैट्यूटरी लायबिलिटी है बैंकों की, वो इस क्लॉज से ख़त्म नहीं हो जाती है, वो बरकरार बनी हुई है। ये है तोहफा बैंक टचलम और उसकी टीम के लिए, सेकंड तोहफा कि आप लोगों ने हमारे साथ क्या किया। अब यहाँ ही ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।